इस कहानी की शुरुआत में हम एक शिकारी और उसकी बेटी को देखते हैं जो जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछा रहे थे। वे अपने पुराने जालों में फंसे जानवरों को भी बाहर निकाल रहे थे। उनके साथ उनका कुत्ता भी था और शिकारी रेडियो के जरिए अपनी पत्नी एन से बात करता है और उसे शहर जाकर कुछ जरूरी सामान लाने को कहता है। ये तीनों शहर से दूर जंगल में रहते थे। उनका गुजारा जानवरों की खाल बेचकर होता था जिन्हें वे अपने जालों में पकड़ते थे। वे जानवरों का मांस पकाकर खाते थे और खाल बेच देते थे। पैसा कमाने का यह उनका एकमात्र जरिया था क्योंकि उन्हें शिकार के अलावा कुछ नहीं आता था। इसलिए एन का पति अपनी बेटी को भी यह काम सिखा रहा था, हालांकि वह भी इस काम में इतनी माहिर नहीं थी। एक दिन जब बाप बेटी जाल चेक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके जाल से एक जानवर गायब है। बेटी कहती है कि यह काम जरूर उस भेड़िए का है, वह वापस आ गया है। इससे हमें पता चलता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उधर एन जानवरों की खाल लेकर एक स्टोर में उन्हें बेचने जाती है जहां वह काफी परेशान दिखती है। खाल की कीमत गिरने की वजह से उसे न तो सही पैसे मिलते हैं और न ही खाने के लिए इतना सामान। दुकान का मालिक उसकी परेशानी देखकर कहता है कि आम जानवरों की खाल के इतने ही पैसे होते हैं, अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आपको भेड़िए की खाल लानी होगी। फिर भी एन परेशान ही थी, ये सोचकर कि मैं भेड़िए की खाल कहाँ से लाऊं। वह वहां लगे पोस्टरों को भी बड़े गौर से देख रही थी जो किराए के घर और अच्छी नौकरी के थे। उसकी शक्ल देखने से लग रहा था कि वह घर भी लेना चाहती है और अच्छी नौकरी भी करना चाहती है, लेकिन किसी वजह से नहीं कर सकती। उसे शिकार करना भी पसंद नहीं था। वह भी यही चाहती थी कि वे जंगल की बजाय शहर में रहें और वह अपनी बेटी को अच्छे स्कूल भेज सके, लेकिन क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए वह घर वापस आ जाती है। घर पर एन का पति अपनी बेटी को खाल निकालना सिखा रहा था जबकि एन सबके लिए खाना बना रही थी। रात को खाने के वक्त भी सबका मूड खराब था क्योंकि पैसे न होने की वजह से खाने को ठीक से कुछ था ही नहीं। और जब एन की बेटी यह बताती है कि उनका शिकार किया जानवर भेड़िया ले गया तो ये सुनकर एन को अपने पति पर काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने एन को ये बात नहीं बताई थी। वह अपने पति को कहती है कि इस भेड़िए का कुछ करो वरना हम भूखे मर जाएंगे। फिर अपनी बेटी को अंदर भेजकर एन दोबारा से अपने पति से बहस करने लगती है। उसका पति कहता है कि भेड़िए लड़कियों को शौक से खाना पसंद करते हैं तो जरूर वह उसे या किसी लड़की को देखकर या फिर किसी जानवर को देकर आया होगा। लेकिन एन कहती है कि मेरे हिसाब से वह हम लोगों हमारी फैमिली की वजह से यहाँ आया है। उसे पता है यहाँ फंसा फंसाया शिकार मिल जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आगे वह कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उसका पति मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं तुम फिक्र मत करो, कल सुबह मैं खुद ही उसे पकड़ लूंगा। लेकिन ये सिर्फ इकलौती टेंशन नहीं थी। एन उसे वही एड का पोस्टर दिखाते हुए कहती है कि ऐसे कब तक गुजारा चलेगा। मैं ऐसा करती हूँ, किसी अच्छी सी जगह पर जॉब करके पैसे कमा लेती हूँ, फिर हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। लेकिन उसका पति मना कर देता है, ये कहते हुए कि शिकार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते और हमें आता भी कुछ नहीं है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ भी एन अपने पति को समझाने लगती है कि देखो आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं सोच रहे, यह जिंदगी आपने चुनी है, आपकी वजह से मैंने चुनी है, लेकिन हमारी बेटी को कोई चॉइस नहीं मिली जिसे वह चुनती। वह जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। उसे इस वक्त पढ़ाई की टेंशन होनी चाहिए, न कि जानवरों की, भेड़िए की, और यहाँ जंगल में कौन इंसान रहते हैं। यह कोई समझदारी तो नहीं। लेकिन लाख समझाने के बाद भी उसके पति को समझ नहीं आती। वह कहता है कि हम रहते हैं न इधर, ऐसे ही हमारी आगे आने वाली नस्ल भी रहेगी, मतलब कुछ भी हो जाए उनका ये जंगल नहीं छूटेगा। फिर अगली सुबह जब वह भेड़िए के शिकार पर जा रहा था तो अपनी बेटी की जिद करने पर वह उसे भी साथ ले जाता है, जो बात एन को जरा भी पसंद नहीं आती, जिस वजह से वह अपने पति से रेडियो के जरिए बात करती है। वह कहता है कि जैसे ही मुझे भेड़िए के होने का एहसास हुआ, शिकार की नौबत आई तो मैं इसे वापस भेज दूंगा, जो बहुत जल्द आ भी जाती है क्योंकि उसे भेड़िए के पैरों के निशान दिख गए थे। वह समझ गया था कि जरूर वह आसपास ही है, इसलिए सारी बात समझाकर वह अपनी बेटी को वापस भेज देता है। साथ ही यह भी कहता है कि मैं रात तक आऊंगा, जिसके बाद उसकी बेटी वापस आने लगती है। हालांकि उसके डैड ने कहा था कि डरना नहीं, घबराना नहीं, लेकिन जंगल से इतनी खतरनाक आवाजें आ रही थी कि उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर एन का भी यही हाल था। नदी से पानी लाते हुए जब वह वापस आ रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए वह भी घबराई हुई थी और बिल्कुल ऐसा ही उसकी बेटी के साथ भी हो रहा था। जिसके बाद एन तो जैसे तैसे घर आ जाती है, लेकिन उसकी बेटी नहीं आ पाती। वह वहीं पर डरकर बैठ जाती है। एन के पति को भी भेड़िया दिख जाता है, इसलिए वह फौरन उस पर गोली चला देता है, लेकिन देखने से लग नहीं रहा था कि वह मर गया होगा। गोली की आवाज उसकी बेटी ने भी सुन ली थी, इसलिए वह हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है। गोली मारने के बाद जब एन का पति वहां चेक करने आता है तो देखता है कि भेड़िया यहाँ नहीं है, जिसका मतलब था कि वह यहाँ से भाग गया। पर वहाँ एक चीज देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वह चीज थी एक लड़की का कटा हुआ हाथ, जिसे वह भेड़िया खा रहा था। अब सड़क पार करके जंगल की दूसरी तरफ आकर वह आगे बढ़ने लगता है, जहाँ का नजारा देखकर तो वह एकदम दंग रह जाता है। वह काफी घबरा गया था क्योंकि वहाँ लड़कियों की कटी हुई लाशें थीं, जिन्हें बड़ी बेरहमी से काटकर एक गोल दायरे की तरह रखा गया था, जो जाहिर है भेड़िए का काम तो नहीं हो सकता। जिससे वह समझ जाता है कि जंगल में भेड़िए के अलावा एक कातिल भी घूम रहा है जो ये सब कर रहा है, यानी लड़कियों को ऐसे बेरहमी से मार रहा है। देखकर वह एकदम घबरा गया था कि अब मेरी फैमिली को भी खतरा है, क्योंकि 2 औरतें तो उसके घर में भी मौजूद थीं। भेड़िए को तो वह संभाल लेगा, लेकिन इस खतरनाक कातिल से निपटना आसान नहीं होगा। घर आकर वह चुपचाप बैठा इसी बारे में ही सोच रहा था। उसकी नींद और भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। घर पर उसने कुछ भी नहीं बताया ताकि उसकी फैमिली डर न जाए, और अब वह खुद ही कुछ करेगा अपनी फैमिली की हिफाजत करने के लिए। अगले दिन जब एन की आंख खुलती है तो उसका पति गायब था, क्योंकि वह दोबारा उसी जगह पर पहुंच गया था जहां उसने लड़कियों की लाशें देखी थी। उसने दरअसल एन को बता दिया होता है कि भेड़िए
को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरी रात भी रुकना पड़े तो मैं रुकूंगा, तो मेरी फिक्र मत करना। पर असल में वह भेड़िए को नहीं बल्कि कातिल को ढूंढ रहा था। एन और उसकी बेटी जब नदी किनारे थी तो उसकी बेटी देखती है कि यहाँ मेरा डॉग नहीं है, इसलिए उसे ढूंढने चली जाती है। लेकिन तभी उसके सामने वही भेड़िया आ जाता है जो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर एन जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले यही आइडिया आया था और उसका यह आइडिया कामयाब भी रहता है क्योंकि भेड़िया वहां से भाग गया था और अब ये दोनों माँ बेटी बगैर टाइम गंवाए फौरन अपने घर आ जाती हैं। पर क्योंकि उनका डॉग तो बाहर ही रह गया था इसलिए एन गन लेकर उसे ढूंढने जाती है, जहां उसे डॉग मिल तो जाता है लेकिन मरा हुआ, क्योंकि भेड़िए ने उसका भी काम तमाम कर दिया था, जिसकी मौत से एन को काफी दुख होता है। वह वापस आकर अपनी बेटी से झूठ बोल देती है कि अभी तो डॉग नहीं मिला, जब तुम्हारे डैड आ जाएंगे तो हम उसे ढूंढ लाएंगे। डॉग की मौत के बारे में उसने अपनी बेटी को इसलिए नहीं बताया होता ताकि वह डरे न, उसे अपनी जिंदगी खतरे में न लगे। तो अब यहाँ हमें बता दिया गया है कि इस मूवी का नाम हंटर हंटर क्यों है, क्योंकि दरअसल ये हंटर इन्हीं शिकारी फैमिली दो हंटर्स के बीच फंस गई है, जिन दोनों से ही इन्हें अपनी जान का खतरा है। एक तो है भेड़िया और दूसरा है वह कातिल। खैर अब ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन एन का पति न खुद वापस आया और न ही उसका कोई फोन आया। दोनों माँ बेटी फिर अपने ट्रैप्स को चेक करने जाती हैं, जहां आज भी उनका एक शिकार गायब था। वहां एन को एक अंगूठी भी मिल गई थी जो देखकर वह एकदम कांप जाती है क्योंकि जरूर यह उस लड़की की होगी जिसे भेड़िए ने खाया है। इसीलिए वह सीधा चली जाती है पुलिस स्टेशन भेड़िए के खिलाफ रिपोर्ट करने ताकि उसे पकड़ा जाए। उधर पुलिस ऑफिसर्स के बॉस एक भेड़िए की लाश को लेकर जब पुलिस स्टेशन वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खाली गाड़ी दिखती है, जिसे पहले तो वह गौर से देखते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वे पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं जहां एन पहले से ही मौजूद थी। एन उन्हें सारी बात बता देती है, जिस पर वे कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपका एरिया हमारे अंदर नहीं आता, साथ ही हम भेड़िए को भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। वह कोई इंसान थोड़ी है, वह जानवर है, उसे कोई समझ नहीं है। वह तो वही कर रहा है जो उसकी आदत है, जो वह हमेशा से ही करता आया है। जंगल में आप रहते हैं, शिकार आप करते हैं, तो 100% गलती आपकी है न कि भेड़िए की। तो अगर कार्रवाई होगी तो आप लोगों पर होगी न कि भेड़िए पर। अब मदद तो नहीं मिली, इसलिए एन को थोड़ा बहुत खाना लेकर घर वापस आना पड़ता है। फिर वह अपने डॉग को दफनाकर एक हिरन के बच्चे को मारकर अपने साथ घर ले आती है। ये था तो गलत ही, लेकिन खाने के लिए इन्हें कुछ तो करना ही था। उसके पति का कुछ अता पता नहीं था, भेड़िया सर पर सवार है, खाना खत्म हो रहा है, इसलिए अब जो भी करना था एन को करना था। एन फिर अपनी बेटी के साथ मिलकर हिरन की खाल को उतारती है, जिसके बाद ये दोनों उसे पकाकर खाने लगती हैं। जी हाँ, तभी अचानक रेडियो पर कुछ हलचल महसूस होती है। एन बोलती तो है लेकिन आगे से साफ आवाज नहीं आती। फिर रात को जब ये दोनों माँ बेटी सो रही थी तो अचानक इनकी आंख खुल जाती है क्योंकि जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब ये चेक करने जाती हैं तो हम देखते हैं कि एन का पति नहीं है, बल्कि यह कोई अनजान आदमी है जो काफी जख्मी था और मदद मांग रहा था। तब एन अपनी बेटी को वापस घर छोड़कर एक चीज पर उस आदमी को लिटाकर अपने घर ले आती है क्योंकि भेड़िया उनके आसपास भी हो सकता है। चेक करने पर उस आदमी के पास एक रेडियो निकलता है, साथ ही उसकी टांग की हालत भी काफी खराब थी। अब ये रात भी ऐसी ही गुजर जाती है। अगली सुबह जब एन की बेटी उसके पास आती है तो अचानक उसकी आंख खुल जाने की वजह से वह काफी घबरा गई थी। फौरन अपनी मॉम को बुला लेती है। उसकी मॉम के कहने पर एन उसे पानी पिलाती है और टांग के जख्म पर टांके भी लगा देती है। उसे देखकर एन की बेटी को अजीब लग रहा था, इसीलिए वह अपनी मॉम से कहती है कि डैड ने कहा था कि कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। ये सुनकर एन कहती है, देखो उसकी हालत, वह कितना जख्मी है, और अगर तुम्हारे डैड इधर होते तो वह भी इसकी मदद जरूर करते। उधर बॉस दोबारा से जब पुलिस स्टेशन आ रहा था तो उसे वह गाड़ी फिर से वहीं खड़ी हुई दिखती है, जिससे वह समझ गया था कि पिछले 2 दिन से यह गाड़ी इधर ही खड़ी है। वह अपनी गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगता है और जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो उस गाड़ी का नंबर ही नोट कर लेता है। फौरन वह जवान आदमी जागता है तो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लू है। एन उससे पूछती है कि इस जंगल में ज्यादा लोग नहीं आते तो तुम इधर क्या कर रहे थे। इस पर लू बताता है कि यही तो मेरी खासियत है, असल में मैं इस जंगल की तस्वीरें लेने आया था, लेकिन रास्ते में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं पैदल ही जंगल में आगे बढ़ गया, जहाँ अचानक मुझ पर किसी ने हमला कर दिया जो शायद भेड़िया हो सकता है क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं और वह गाड़ी जो इतने दिनों से खड़ी है वह मेरी ही है। अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन भेड़िए की मौजूदगी में ये नहीं जा सकती क्योंकि अगर भेड़िया वहाँ हुआ तो ये भाग नहीं पाएंगी। खैर फिर भी एन अपनी बेटी की मदद से उसे गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में लू दर्द से चिल्लाने लगता है, इसलिए उन्हें दोबारा से घर वापस आना पड़ता है। दोनों माँ बेटी ने अब जहर लगे गोश्त के टुकड़े वहाँ फेंक दिए थे, साथ ही ट्रैप लगाकर वहाँ आग भी जला दी थी ताकि ये लोग उस भेड़िए से बच सकें। उधर बॉस गहरी सोच में पड़ा हुआ था क्योंकि पिछले काफी वक्त से लगातार लोग गायब हो रहे हैं, खास तौर पर लड़कियां, जो सिलसिला अभी भी जारी है। अब हालांकि उसकी ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ 1 ही घंटा रह गया था, लेकिन फिर भी वह उस गाड़ी को चेक करने जाता है जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह निशानों का पीछा करता आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वह उसे छुड़ाने के लिए जैसे थोड़ा हिलता है तो हाथ भी फंस गया था, जिससे जाहिर है वह अब यहाँ फंस चुका है, कहीं भी नहीं जा सकता। और यह ट्रैप जरूर एन के पति ने लगाए होंगे कातिल को पकड़ने के लिए, लेकिन ये बेचारा इसमें फंस गया। उधर गन लेकर एन पूरी तरह चौकन्ना खड़ी थी, लेकिन
लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भी न तो उसका पति वापस आया और न ही भेड़िया। पुलिस स्टेशन में जब एक ऑफिसर आती है तो वह उसकी वाइफ का वॉइस मैसेज सुनती है जिसमें वह कह रही थी कि बॉस कल रात घर वापस नहीं आए। अब ये ऑफिसर रेडियो के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वह कोई जवाब नहीं देते, इसलिए अब वह भी उस जगह के लिए निकल जाती है। उधर एन को भी अपने पति की फिक्र होने लगी थी, इसलिए वह नक्शा लेकर अपने पति को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसे एक ट्रैप में खरगोश फंसा मिलता है, इसे न चाहते हुए भी उसे मारना ही पड़ता है। ऐसा करके वह काफी दुखी हो गई थी क्योंकि यह इसका काम नहीं था। अब तभी रेडियो में हलचल होने लगती है, इसलिए वह दोबारा से आगे बढ़ने लगती है। जहाँ जाकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पड़ी थी उसके पति की लाश। उसे ऐसे मरा हुआ देखकर वह काफी टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और अब जाकर उसे सारी बात समझ आती है, उसके पति को भेड़िए ने नहीं बल्कि मारा है लू ने, क्योंकि वही वह कातिल है जिसने बाकी लड़कियों को भी मारा था। एन के पति ने उसे पकड़ लिया था लेकिन लू उसे मारकर भाग गया, पर फिर भी उसके पति ने लू को काफी जख्मी कर दिया था, लेकिन एन ने दोबारा उसे अपने घर में लाकर उसकी जान बचा ली। अब ये चीज एन के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी क्योंकि वह उस आदमी की सेवा कर रही थी जो उसके पति का कातिल है। इस बात से अब तक वह अनजान थी। अब यह एहसास होते ही वह जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ती है क्योंकि उसने एक और गलती कर दी थी, वह अपनी बेटी को लू के साथ अकेली छोड़ आई थी। उधर ऑफिसर भी उस जगह आकर बॉस को ढूंढने लगती है। बॉस को जब ऐसा महसूस होता है कि कोई यहाँ पर है तो वह अपनी गन से 2-3 गोलियां चलाता है, जिससे बहुत जल्द ऑफिसर उसे ढूंढ लेती है और उसे ऐसे ट्रैप में फंसा हुआ देखकर फौरन यहाँ मदद बुला लेती है। एन बड़े ध्यान से घर के अंदर जाती है, देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है और बड़े आराम से सो रही है, लेकिन यहाँ वह कातिल नहीं था क्योंकि वह तो छुपा हुआ था दरवाजे के पीछे। फौरन ही वह एन पर हमला कर देता है, जिस जोर जबरदस्ती में एन की गन से गोली चल जाती है। जो आवाज सुनकर उसकी बेटी की आंख खुल गई थी। वह यहाँ आकर देखती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक एन को लू ने मारकर बेहोश कर दिया था। जंगल में पुलिस भी आ गई थी लेकिन इससे पहले वे बॉस को ट्रैप से आजाद करते बॉस अपना दम तोड़ देता है। अब गोली के निशान देखकर सारे पुलिस ऑफिसर्स जंगल में आगे बढ़ते हैं। एन को जब होश आती है तो लू उससे ट्रक की चाबी मांगता है, जिस पर वह कहती है कि एक शर्त पर, पहले बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। इस बात का तो वह कोई जवाब नहीं देता लेकिन कहता है कि ऐसा कभी भी न होता अगर तुम्हारा पति अपने काम से काम रखता और बीच में न आता। अपना राज छुपाने के लिए पहले तुम्हारे पति को मारा और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जिसके बाद वह अपना सारा सामान जलाकर एन के पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन एन मौका देकर एक ट्रैप में उसका मुंह फंसा देती है और बाद में खुद को आजाद करके एक चीज से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब अगली कमरे में जाकर एन वहां देखकर फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि वहां उसकी बेटी की लाश पड़ी थी जो हमें दिखाई नहीं जाती, जिसका मतलब था कि उस पागल कातिल ने जो इंसान के रूप में जानवर बना हुआ था उसने उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए वह ठान लेती है कि अब मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी, अपने पति और बेटी का बदला उससे लेकर रहूंगी। वह फिर लू को रस्सी से लटकाकर उसके हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है, जो करने के बाद वह लू की भी खाल उतारने लगती है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह, क्योंकि वह भी तो किसी जानवर से कम नहीं था। कुछ ही देर में वह उसके पूरे ही जिस्म की खाल उतार देती है और आखिर में चेहरे की भी, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। साथ ही वह काफी भयानक भी दिख रहा था। इतनी ही देर में पुलिस भी बाहर आ चुकी थी, लेकिन तब तक एन ने अपना काम कर दिया था। वह उसके चेहरे की खाल को अपने साथ बाहर ले आती है, जो देखकर पुलिस वाले काफी हैरान थे। वह उसके चेहरे की खाल को पुलिस वालों के पास फेंक देती है, जो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पुलिस अंदर जाकर चेक करती है जहाँ लू अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए कुछ देर ही वह बस जिंदा रहने वाला था। उसे देखने से किसी का भी दिल हिल जाता, इतना भयानक बदसूरत दिख रहा था वह। गाने सुनते सुनते एक जगह पर एन बैठ जाती है और अपनी फैमिली को याद करते ही गाने बंद कर देती है, और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।